हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार और हमारे साथ आसिफ सर आज जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज से आप लोगों का 12th का जो हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है उनको आज से डिस्कस करने वाले हैं। 12th सीबीएसई, 12th आईएससी, 11th सीबीएसई और 11th आईएससी बोर्ड के लिए। तो आप आई होप सो आप लोगों को बहुत मजा आएगा पढ़ने में इनसे, खास करके क्योंकि ये जो लेवल पढ़ाएंगे वो नीट और जेईई के लेवल तक पढ़ाएंगे। तो ये मत समझिएगा कि आप लोगों को सिलेबस सिर्फ कवर हो रहा है, इसके आने वाले जो समय में जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा वो भी काम आएगा। तो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये हमारे आसिफ सर हैं, आज क्लास लेंगे। तो ओवर टू यू आसिफ सर। देखिए सर, हेलो एवरीवन, जैसे कि सर ने मेरे बारे में बताया, मैं आसिफ अलवी आपका केमिस्ट्री फैकल्टी केमिस्ट्री के साथ डील करने वाला हूँ एंड आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैं आप लोगों का एक तहे दिल से वेलकम करता हूँ स्काइनॉमिक्स डिजिटल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्लास 12 की अगर हम बात करें तो सबसे पहला चैप्टर बेटा जो आपके सामने है, दैट चैप्टर इज अवर सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या मतलब है सॉल्यूशन का। और फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 12 में बेटा 3 टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। आज हम आपके सामने सॉल्यूशंस की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे जो आप लोगों को पढ़ने हैं। तो देखो बेटा, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन बोलते इसको है। सॉल्यूशन क्या होता है मुझे बताइए। आप सब लोग जानते हैं सॉल्यूशन क्या है। अगर मैं पानी के अंदर चीनी डिसॉल्व करता हूँ तो क्या होगा? तो सॉल्यूशन बनेगा। क्या अगर मैं पानी के अंदर रेत या मिट्टी ऐड करूं तो क्या सॉल्यूशन बनेगा? तो जवाब है सर नहीं, तब सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो ऐसा क्यों कह रहे हो आप कि पानी में चीनी डालोगे तो सॉल्यूशन बनेगा, पानी में नमक डालोगे तो सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन पानी में रेत या मिट्टी डालोगे तो सॉल्यूशन बनने वाला नहीं है? कहने का मतलब अगर मैंने चीनी पानी के अंदर डिसॉल्व करी तो बेटा क्या बनेगा? हमारा एक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। ठीक है, कंपाउंड नहीं बनने वाला। चीनी पानी के साथ कोई रिएक्ट नहीं करने वाली। अगर चीनी पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है, इफ टू कंपाउंड्स आर नॉट केमिकली रिएक्टिंग विद ईच अदर, तो हमारा कंपाउंड नहीं बनेगा, मिक्सचर बनेगा। इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड। जब भी दो चीजें रिएक्ट करके एक तीसरी नई चीज बनाती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड वाटर बनाते हैं, ठीक है, तो इसको हम कंपाउंड बोलते हैं बेटा। ठीक है, जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर पानी और चीनी को आपस में डाला तो मीठा पानी बनेगा, कोई नई चीज तो बनने वाली है नहीं, तो उसको हम बोलेंगे बेटा हमारा मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर बेटा हमारा दो तरीके का होता है, होमोजेनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है बेटा? अगर आपने पानी के अंदर चीनी को डिसॉल्व करा तो स्टार्टिंग में आपको दो अलग अलग फेजेस नजर आने वाले हैं। पानी का लिक्विड फेज अलग नजर आएगा और चीनी का सॉलिड फेज आप लोगों को अलग नजर आने वाला है। कुछ देर तक बैठ करके आप उसको स्टिर कीजिए, अच्छे से हिलाइए, तो क्या होगा बेटा? पूरी चीनी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। आपको ऊपर से नीचे तक सारा का सारा एक जैसा नजर आने वाला है। आप नेकेड आई से देख करके नहीं बता सकते कि इस गिलास ऑफ वाटर में चीनी डिसॉल्व है या फिर नमक डिसॉल्व है। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? आप अपनी नेकेड आई से दो अलग अलग फेजेस को चेक नहीं कर सकते हो। टू डिफरेंट फेजेस आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आईज। दूसरी बात, मैंने पानी के अंदर चीनी को डिसॉल्व करा, मैं आपसे कहता हूं कि इस पानी को, इस सॉल्यूशन को टेस्ट करके बताइए, तो कैसा टेस्ट आने वाला है बेटा आपको? हाँ, डेफिनेटली आपको मीठे का टेस्ट आने वाला है। ठीक है, तो पहली ड्रॉप में आपको मीठे का टेस्ट आया, पूरा पानी फेंक दीजिए, आखिरी बची हुई ड्रॉप टेस्ट कीजिए, तब भी आपको उतना ही बराबर मीठे का टेस्ट आएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि चीनी ने अपने आप को थ्रू आउट द वाटर अच्छे से यूनिफॉर्मली क्या कर लिया बेटा? मिक्स कर लिया है। और इसी यूनिफॉर्म कंपोजिशन को बोला जाता है होमोजेनियस मिक्सचर।
जबकि अगर आप पानी के अंदर रेत या मिट्टी डालोगे तो बेटा जिंदगी भर बैठे हुए हिलाते रहो, वो कभी भी डिसॉल्व होने वाला नहीं है। दैट इज नोन एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो सर सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? तो सॉल्यूशन बेटा एक मिक्सचर है। सॉल्यूशन हमारा क्या है? सबसे पहली बात कोई कंपाउंड नहीं है, ठीक है। पानी में चीनी को डाल रहे हैं तो पानी का टेस्ट भी आएगा, चीनी का टेस्ट भी आएगा। ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर चीनी डालने के बाद वो रूअफ़ज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। तो सॉल्यूशन हमारा एक मिक्सचर है। दूसरी बात कैसा मिक्सचर है बेटा? होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये आप देख सकते हैं सॉल्यूशन क्या है बेटा हमारा? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components. Solution is a homogeneous mixture of 2 or more components या फिर constituents। components या फिर constituent किसको बोल रहे हैं? पानी के अंदर हमने चीनी को डाला तो कितने components हो गए बेटा? 2 components हो गए या फिर 2 constituents भी हो गए, ठीक है। तो यहाँ से एक बात निकल करके सामने आती है कि इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास बेटा मिनिमम कितने कंपोनेंट होने चाहिए? 2 कंपोनेंट होने चाहिए। क्यों सर? पानी के अंदर पानी को मिलाओगे क्या सॉल्यूशन बनेगा? जवाब है नहीं, पानी के अंदर पानी को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनने वाला नहीं है। रसना के अंदर रसना को मिलाओगे तो भी बेटा सॉल्यूशन बनने वाला नहीं है। हाँ, पानी के अंदर रसना को मिलाओगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो मिनिमम कितने कंपोनेंट्स चाहिए बेटा मुझे सॉल्यूशन बनाने के लिए? मिनिमम 2 कंपोनेंट्स मुझे चाहिए, जिसमें से एक कंपोनेंट मेरा कहलाया जाता है बेटा सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट मेरा कहलाया जाता है सॉल्वेंट। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? एक कंपोनेंट कहलाया जाता है सॉल्यूट और एक कंपोनेंट कहलाया जाता है सॉल्वेंट। और बेटा इस चैप्टर की अपने आप में एक टर्मिनोलॉजी है और वो टर्मिनोलॉजी क्या है कि हम बार बार सॉल्यूट कंप्लीटली SOLUTE लिखने वाले नहीं है। बार बार मैं इतना बड़ा SOLVENT सॉल्वेंट लिखने वाला नहीं हूँ। तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया है बेटा। सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय राइटिंग, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय राइटिंग कैपिटल B एंड सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय राइटिंग कैपिटल A। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? सॉल्यूट को कैपिटल B से दिखाया जाएगा और सॉल्वेंट को कैपिटल A से दिखाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर आखिर ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? हाँ, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा मैंने पानी के अंदर चीनी को डाला तो बताओ सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? तो बच्चे कहते हैं सर जिसको डाला जाता है वो सॉल्यूट है और जिसमें डाला जाता है वो सॉल्वेंट है। कहने का मतलब क्या है कि जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है दैट इज सॉल्यूट और जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है दैट इज सॉल्वेंट। नहीं बेटा, आप इस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? सॉल्यूट हमारा वो कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट हमारा वो कंपोनेंट होता है जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट हमारा वो कंपोनेंट होता है बेटा जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है या फिर लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और सॉल्वेंट हमारा वो होता है बेटा जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है या फिर लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। आप मुझे खुद बताइए, आप मीठा पानी बनाना चाह रहे हो, चीनी को पानी के अंदर डालना चाह रहे हो तो ज्यादा क्वांटिटी में क्या लोगे? ज्यादा क्वांटिटी में डेफिनेट बात है हम पानी लेने वाले हैं। पानी ज्यादा होगा, चीनी कम होगी, तो जो चीज कम क्वांटिटी में है दैट इज नोन एज सॉल्यूट और जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में है बेटा दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। अब क्वांटिटी से मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर अमाउंट बोलूं या क्वांटिटी बोलूं एक ही बात है। मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब भी समझिए बेटा, लेसर अमाउंट का मतलब है बेटा लेसर नंबर ऑफ मोल्स। लेसर अमाउंट का मतलब क्या है? लेसर नंबर ऑफ मोल्स। ये बात आपको कोई बताने वाला नहीं है। लेसर अमाउंट या लेसर क्वांटिटी से हम मतलब समझते हैं जिसका वजन कम होगा, जबकि ऐसा नहीं है। जिसके मोल्स कम होंगे वो सॉल्यूट होगा और जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट होगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? अभी और अच्छे से क्लियर होगी। आगे चल करके हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं। तो बेटा जिसके लेसर नंबर ऑफ मोल्स होंगे दैट विल बी आवर सॉल्यूट और जिसके लार्जर नंबर ऑफ मोल्स होंगे दैट विल बी आवर सॉल्वेंट। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, एक एग्जांपल आपके सामने लिखा है मैंने। सपोज करो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है 60% शुगर सॉल्यूशन। अब सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ये परसेंट का मतलब क्या होता है?
व्हाट डू यू मीन बाय परसेंट? 60% शुगर सॉल्यूशन अगर मैं बोल रहा हूँ तो सबसे पहली चीज इस चैप्टर के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है दैट इज हमें ये पता होना चाहिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है। बिकॉज आज तो केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आगे चल करके जब हमारी डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट होंगी तो वहां पर हमें इस परसेंटेज का की जरूरत काफी ज्यादा पड़ने वाली है। तो देखिएगा बेटा, सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूँ आपका 500 मार्क्स का कोई एग्जाम रहा होगा, टोटल ग्रैंड टोटल की अगर हम बात करें टोटल 500 मार्क्स, उसमें से आपको मिले हैं सपोज कीजिए 300 मार्क्स। यू आर गेटिंग 300 मार्क्स आउट ऑफ 500, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू आस्क दैट हाउ मेनी मार्क्स विल यू ऑब्टेन आउट ऑफ 1 मार्क्स। अगर पूरा क्वेश्चन पेपर बेटा मेरा 1 नंबर का होता, अगर पूरा क्वेश्चन 1 नंबर का होता, पूरा क्वेश्चन पेपर 1 मार्क्स का होता तो कितने मार्क्स आते हैं बेटा? सिंपली यूनिटरी मेथड लगाइए, 300 डिवाइडेड बाय 500, द आंसर कम्स आउट टू बी 3 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ जाएगा बेटा? 0.6, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर पूरा पेपर 100 मार्क्स का होता तो कितने मार्क्स मिलते बेटा आपको? तो ये तो आउट ऑफ 1 है, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? इनटू 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर? 60, ठीक है। तो अब मुझे बताइए ये जो ऊपर निकाला है बेटा मैंने, ये आउट ऑफ 1 है। व्हाट इज दिस? 6, दिस इज आउट ऑफ 1। अगर पूरा क्वेश्चन पेपर आपका 1 नंबर का होता तो कितने मार्क्स मिलते? 0.6 मार्क्स मिलते। अगर पूरा क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होता तो कितने मार्क्स मिलते? 60 मार्क्स मिलते। और बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आउट ऑफ 1 को बोला जाता है फ्रैक्शन, आउट ऑफ 1 को बोला जाता है फ्रैक्शन एंड आउट ऑफ 100 को बोला जाता है परसेंटेज। तो बेटा अब से अपने दिमाग में ये बात फिट कर लो। मैं बच्चों से पूछता हूँ परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अपॉन 100, अपॉन 100। अरे अपॉन 100 क्या होता है? अपॉन 100 कुछ नहीं होता, परसेंटेज का मतलब बताना है। परसेंटेज का मतलब क्या है? 100 में से कितना, आउट ऑफ 100 कितना, ठीक है। तो अब देखो आगे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब आउट ऑफ 1, आपने नाम सुना होगा मोल फ्रैक्शन, आपने नाम सुना होगा परसेंट W/W, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंट मास बाय वॉल्यूम। तो वहां पर इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ठीक है। तो देखो बेटा परसेंटेज का मतलब हमने मान लिया आउट ऑफ 100, ठीक है। तो अब देखते हैं, मान लेते हैं मेरा जो पूरा सॉल्यूशन है बेटा, मेरा जो पूरा सॉल्यूशन है, मेरे पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम है 100 ml। कितनी है बेटा? 100 ml सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो पक्की बात है सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। तो देखिए सबसे पहला दिया है आपको 60% शुगर सॉल्यूशन। क्या मतलब है बेटा 60% शुगर सॉल्यूशन का? व्हाट डू यू मीन बाय 60% शुगर सॉल्यूशन? 60% शुगर सॉल्यूशन का मतलब है अगर मेरे पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम 100 ml है, 100 ml क्यों लिया सर आपने? अरे भाई परसेंटेज दिया हुआ है, अभी अभी बताया परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 होता है, तो 100 ml लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। सर ml क्यों लिया, लीटर क्यों नहीं लिया? अरे बेटा लेबोरेटरी में छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब्स होती हैं हमारे पास, बड़ी बड़ी सिंटेक्स की टंकियों में तो हम केमिकल्स भर भर के एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंकते, छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब में कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ml में सॉल्यूशन लेकर के हम वहां पर चलते हैं, जहां भी परसेंटेज आएगा वहां पर वॉल्यूम ml में ली जाएगी। तो बेटा अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो 60% शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि 100 ml सॉल्यूशन में से 60 ml तो शुगर हो गया और बचा हुआ 40 ml क्या हो गया? वेरी गुड, वाटर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं 40% शुगर सॉल्यूशन, 40% शुगर सॉल्यूशन, दिस इज योर सॉल्यूशन, 40% शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो बताइए 40 ml तो शुगर हो जाएगा और बाकी बचा हुआ 60 ml क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। लास्ट 50% शुगर सॉल्यूशन दिया हुआ है बेटा, तो 50 ml शुगर हो जाएगा और 50 ml पानी हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए इनमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, तो जो डेफिनेशन अभी आपने सुनी कि जो कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट और जो कम क्वांटिटी में वो सॉल्यूट, तो उसके बेसिस पर आप बोलोगे सर पहले वाले में चीनी ज्यादा है तो चीनी आपका सॉल्वेंट होना चाहिए, दूसरे वाले में पानी ज्यादा है तो पानी सॉल्वेंट होने चाहिए,
फिर तीसरे वाले में आप फंस गए। तीसरे वाले केस में शुगर भी कितना है बेटा, शुगर भी 50 ml है और पानी भी 50 ml है। यहाँ तो हम फंस गए सर, यहाँ पर क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बताएं, तो जवाब है बेटा इन तीनों केस में अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए मैं पानी के अंदर चीनी डिजॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे सॉल्यूशन की फाइनल फिजिकल स्टेट क्या आएगी, फाइनल डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, तो मेरे पानी की फाइनल फिजिकल स्टेट क्या आने वाली है बेटा, सपोज कीजिए फाइनल फिजिकल स्टेट लिक्विड आने वाली है, ठीक है। तो अब अगर मेरे सॉल्यूशन की फाइनल फिजिकल स्टेट लिक्विड है और मिनिमम कोई एक कंपोनेंट उसमें पानी प्रेजेंट है, देन दैट सॉल्यूशन विल बी एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन के लिए बेटा चाहे पानी की क्वांटिटी कम हो चाहे पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो, वाटर इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज सॉल्वेंट। वाटर हमारा हमेशा सॉल्वेंट की तरह कंसीडर किया जाएगा। इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज सॉल्वेंट। आप बोलोगे सर कैसे, हम तो नहीं मानते, यहाँ पर चीनी ज्यादा है यहाँ पर पानी कम है, तो चीनी को क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। अरे देख लो अभी पीछे बताया, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वो सॉल्यूट होगा और जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट होगा। चलो जरा एक बार चीनी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल करके देखो, चीनी के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे भाई, चीनी के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, मास कितना है 60 ml है। मैं थोड़ी देर के लिए ग्राम मान लेता हूँ, ml और ग्राम को बराबर मान लेता हूँ, बिकॉज एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज टेकन एज 1 ग्राम पर ml। तो वहां पर बेटा आपका मास और वॉल्यूम बराबर होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको 60 ग्राम मान लेता हूँ। शुगर C12H22O11 मॉलिक्यूलर मास मान लेते हैं 342, ठीक है। वाटर का निकाल लो जरा, वाटर का कितना आएगा भाई 40 डिवाइडेड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। खुद सोच के बताओ किसके मोल्स कम आएंगे किसके ज्यादा आएंगे। डेफिनेट बात है इसके मोल्स कम आने वाले हैं और इसके मोल्स ज्यादा आने वाले हैं। तो इसीलिए एक्वस सॉल्यूशन अगर आ गया तो एक्वस सॉल्यूशन में पानी हर हाल में सॉल्वेंट होगा। और बेटा डिक्शनरी मीनिंग एक्वस सॉल्यूशन का देखना वो यही होता है, अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर पानी को सॉल्यूट बोल रहे हो तो बेटा फिर इसको एक्वस सॉल्यूशन बोलने का अधिकार नहीं है, आप इसको एक्वस सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। एक्वस सॉल्यूशन वही होगा जिसके अंदर पानी किसकी तरह काम करेगा बेटा, जिसके अंदर पानी सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो देखिएगा अब हमारा जो सॉल्यूशन बनने वाला है उस सॉल्यूशन की फाइनल फिजिकल स्टेट क्या होगी। हमारे सॉल्यूशन की फाइनल फिजिकल स्टेट बेटा सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, एज वेल एज गैस भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि जो कंपोनेंट ज्यादा प्रेजेंट है मतलब सॉल्वेंट, वो उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन आपकी बेटा सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। हमारे सॉल्यूशन की फाइनल फिजिकल स्टेट क्या होगी, हमारे सॉल्यूशन की फाइनल फिजिकल स्टेट वही होगी जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी। कहने का मतलब फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का बेटा हमेशा सेम रहने वाला है। क्लियर है मेरी बात अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं सपोज कीजिए ए और बी को आपस में मिला करके कोई ए बी नाम का सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ ए क्या है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ बेटा ए है मेरा वाटर और बी है मेरा शुगर। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ ए वाटर है और बी क्या है शुगर। पानी के अंदर चीनी को डाल रहा हूँ, पानी के अंदर चीनी को डाला, सॉल्यूशन जो बना उस सॉल्यूशन की फाइनल फिजिकल स्टेट क्या आई, लिक्विड आई। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में ज्यादा क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट होगा बेटा, ज्यादा क्वांटिटी में पानी प्रेजेंट होगा। और अगर ज्यादा क्वांटिटी में पानी प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट का काम कौन करेगा, पानी करेगा। सॉल्यूट का काम कौन करेगा, चीनी करेगा, शुगर करेगा, ठीक है। अभी जो पीछे एग्जांपल दिया आपको शुगर वाला, उसमें आप बोल सकते हो सर आप क्या हो अगर मैं 100 ml पानी में 1 किलो चीनी डाल दूं। भाई 100 ml पानी में आपने 1 किलो चीनी डाल दी, या फिर 1 किलो चीनी में ऊपर से 3-4 बूंदे पानी की टपका दी।
अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी फाइनल फिजिकल स्टेट क्या होगी? चीनी तो अभी भी डिसॉल्व होगी, चीनी ऊपर भी डिसॉल्व होगी, जहाँ पर पानी ज्यादा था चीनी कम थी। यहाँ पर सॉल्यूशन की फाइनल फिजिकल स्टेट सॉलिड आ रही है बेटा, इसका मतलब सॉलिड वाला कंपोनेंट ज्यादा होगा और लिक्विड वाटर क्या होगा? कम होगा। तो चीनी तो अभी भी डिसॉल्व होगी, ऐसा नहीं है कि चीनी डिसॉल्व होने वाली नहीं है, चीनी अभी भी डिसॉल्व होगी, ठीक है, हालांकि बहुत कम डिसॉल्व होगी, बहुत मामूली सी डिसॉल्व होगी। भाई चाहे चीनी को पानी में डालो, चाहे चीनी के ऊपर पानी डालो, चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर गिरे, कटरा तो खरबूजे को ही है, ठीक है। तो सेम कहानी यहाँ पर है। तो मान लेते हैं भाई 1 किलो चीनी में 3-4 बूंदे पानी की टपकाओगे तो सॉलिड फेज ही तो आएगा सॉल्यूशन का। तो अब मुझे बताइए सॉल्वेंट का काम कौन करेगा? सॉल्वेंट का काम तो वो करेगा जो कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। ज्यादा क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट है? सॉलिड वाला फेज। तो यहाँ पर सॉल्वेंट शुगर हो जाएगा और ये सॉल्यूट कौन हो जाएगा? सॉल्यूट कौन हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। सर कौन सा सॉल्यूशन एक्वस होगा? क्या इसको एक्वस बोलेंगे? अरे भाई ये सॉल्यूशन की फाइनल फिजिकल स्टेट तो सॉलिड है, और जिस सॉल्यूशन की फाइनल फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है उस सॉल्यूशन को आप एक्वस सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। दिस इज नॉट एक्वस सॉल्यूशन। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो पानी सॉल्वेंट नहीं है। ऊपर वाले सॉल्यूशन की फाइनल फिजिकल स्टेट क्या आ रही है बेटा? ऊपर वाले सॉल्यूशन की फाइनल फिजिकल स्टेट लिक्विड आ रही है और एक कंपोनेंट पानी भी प्रेजेंट है, देयरफॉर इट इज माय एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन में तो हमने कन्वेंशन फिक्स कर दिया बेटा कि पानी की क्वांटिटी चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, पानी हमेशा सॉल्वेंट का काम करता है। तो ये जो तरीका मैंने अपनाया सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करने का, इस तरीके का नाम है बेटा, इस तरीके को बोलते हैं फेज मेथड। क्या बोलते हैं? फेज मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बात बोली थी कि हमारे सॉल्यूशन बनने के लिए मिनिमम कितने कंपोनेंट होने चाहिए बेटा? 2 कंपोनेंट होने चाहिए, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है। इन अ सॉल्यूशन देयर मस्ट बी 2 कंपोनेंट्स, एक सॉल्यूट होना चाहिए बेटा और दूसरा क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट होना चाहिए। और किसी भी सॉल्यूशन में बेटा सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है। मैंने पानी के अंदर चीनी डाली, ठीक है, तो सॉल्वेंट पानी, सॉल्यूट चीनी, ऊपर से नमक ला के डाल दिया, सॉल्वेंट अभी भी पानी है, सॉल्यूट कौन हो गया? चीनी और नमक, ठीक है। सॉल्वेंट हमेशा एक रहने वाला है बेटा और सॉल्यूट आपका एक से ज्यादा हो सकता है। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए हम कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के नंबर के बेसिस पर हमारा सॉल्यूशन कितने तरीके का हो सकता है। तो पानी के अंदर अगर चीनी डाल रहा हूं बेटा 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, और अगर हमारे सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है बेटा तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट्स। अगर मैंने ऊपर से लाकर के चीनी डाल दी, सॉरी चीनी तो अभी डली हुई थी, पानी के अंदर चीनी डली हुई थी, ऊपर से लाकर के अगर मैंने नमक डाल दिया तो कितने कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा? 3 कंपोनेंट। और ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है टर्शियरी सॉल्यूशन या फिर टर्नरी सॉल्यूशन। अगर ऊपर से लाकर के नींबू निचोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? हाँ बेटा बहुत बढ़िया, नींबू पानी बन जाएगा। अरे भाई नींबू पानी तो बन जाएगा, लेकिन उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी सॉल्यूशन, बिकॉज उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके जो चीज हमारे पास बन रही है, जो मिक्सचर हमारे पास बन रहा है बेटा, वो मिक्सचर अगर होमोजीनियस है केवल और केवल तभी वो सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। अगर वो हेटेरोजीनियस है तो आप उसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, आप उसको मिक्सचर बोल करके छोड़ देंगे, ठीक है। 2 कंपोनेंट है, अगर 2 कंपोनेंट को मिला करके होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है तो बाइनरी सॉल्यूशन, अगर हेटेरोजीनियस मिक्सचर बन रहा है तो बेटा बाइनरी मिक्सचर ओनली एंड ओनली। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? नेक्स्ट देखते हैं आगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो उस सॉल्यूशन को बोला जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर कम है तो उसको बोला जाएगा बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? अगली चीज आती है बेटा हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमारा सॉल्यूशन कितने तरीके का हो सकता है। सबसे पहली चीज मेजरली अगर कोई मुझसे पूछे हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन,
आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर देयर। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि किसके बेसिस पर पूछ रहे हो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहे हो या फिर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट पूछ रहे हो। अगर वो कहता है कि मैं तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा हूं, तो भाई उसके बेसिस पर तो मेरा सॉल्यूशन केवल 3 तरीके का है। कौन कौन सा, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। ये किसके बेसिस पर है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसके अंदर सॉल्वेंट का काम कौन करेगा, जिसके अंदर सॉल्वेंट का काम सॉलिड करेगा। लिक्विड सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसके अंदर सॉल्वेंट का काम लिक्विड करेगा। और गैसियस सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसके अंदर सॉल्यूशन का काम सॉल्वेंट का काम गैस करेगा। क्लियर है मेरी बात अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान देना, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर वो मुझे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट भी बता दो, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट मतलब अगर मैं अभी तो मैंने सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट बदली, अब मैं सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट भी बदलने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या मतलब है कहने का, एक बार सॉलिड के अंदर ला करके सॉलिड डालूंगा, एक बार सॉलिड के अंदर ला करके लिक्विड सॉल्यूट डालूंगा, एक बार सॉलिड के अंदर ला करके गैसियस सॉल्यूट डालूंगा। तो सॉलिड सॉल्यूशन में कितने तरीके का हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन में कितने तरीके का हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन भी हमारा 3 तरीके का हो गया, ठीक है। एक बार सॉलिड के अंदर सॉलिड ला करके डालेंगे, एक बार सॉलिड के अंदर लिक्विड ला करके डालेंगे, एक बार लिक्विड के अंदर गैस ला करके डालेंगे, ठीक। क्लियर है बात अच्छे से। सिमिलरली एक बार लिक्विड के अंदर सॉलिड डालेंगे, लिक्विड के अंदर लिक्विड डालेंगे, लिक्विड के अंदर गैस डालेंगे, गैस के अंदर सॉलिड डालेंगे, गैस के अंदर लिक्विड डालेंगे, गैस के अंदर गैस डालेंगे, ठीक है। तो ये 3 तो ओवरऑल हमारे पास सॉल्यूशन, ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे पास सॉल्यूशन कितने तरीके का हो गया, 9 डिफरेंट टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट ओनली 3 टाइप्स, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट टोटल 9 टाइप्स। और वो 9 टाइप्स कौन कौन से हैं बेटा, ये सब आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख भी लेते हैं एक बार, देखो जरा। सबसे पहला क्या है बेटा हमारा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन वो होगा सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज लिक्विड, सॉल्वेंट इज लिक्विड, ठीक है। सॉल्वेंट इज लिक्विड। एनसीईआरटी बुक में जाकर के देखिएगा, एक बड़ी टेबल बनी हुई है, उस टेबल के अंदर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उस टेबल के अंदर यहाँ पर लिखा है बेटा आपका सॉल्यूट कौन है, यहाँ पर लिखा है बेटा सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर लिखा हुआ बेटा एग्जाम्पल। कम से कम 1 मार्क्स का सवाल तो सीबीएसई बोर्ड में आता ही आता है, और एक सवाल इस साल नीट एग्जाम में भी पूछा गया। वो क्या पूछा गया, तो देखो जरा, अगर मेरा लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट फिक्स हो गया भैया, सॉल्वेंट कौन होगा, लिक्विड। तो एक बार लिक्विड के अंदर सॉलिड ला करके डालेंगे, एक बार लिक्विड के अंदर लिक्विड ला करके डालेंगे, एक बार लिक्विड के अंदर गैस ला करके डालेंगे, ठीक है। इसको बोला जाएगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉलिड पड़ा है लिक्विड में तो इसको बोला जाएगा सॉलिड इन लिक्विड, इसको बोला जाएगा लिक्विड इन लिक्विड, इसको बोला जाएगा गैस इन लिक्विड। और एग्जांपल बेटा आप लोग अच्छे से जानते हो, सॉलिड पड़ा है लिक्विड के अंदर, ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्या एग्जांपल हो जाएगा बेटा, सॉल्ट या फिर शुगर, सॉल्ट या फिर शुगर प्लस वाटर, ठीक है। चीनी या फिर नमक डाल दो बेटा किसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है। क्लियर है मेरी बात अच्छे से।
उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर। हाँ, सबकी आपकी जोड़ी हो गई होंगी अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है, देखा भी होगा रियल लाइफ में, देखा होगा कि नहीं। अगला गैस पड़ा है लिक्विड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन कोल्ड ड्रिंक या फिर एरिएटेड वाटर भी बोलते हैं बेटा इसको। तो ये एग्जांपल, एक एक एग्जांपल हम लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज सॉलिड सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्वेंट कौन होगा, सॉलिड होगा। अब बेटा तो पूरा लंबा चौड़ा नहीं बता रहा हूँ, सॉलिड इन सॉलिड का क्या एग्जांपल हो जाएगा, मतलब सॉलिड सॉल्यूट पड़ा है सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, एग्जांपल हो जाएंगे सारे एलॉयज। और किसी एक एलॉय का नाम बोलो जरा, जैसे कि ब्रास, ब्रास किसका एलॉय होता है बेटा, इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। अगला लिक्विड ला करके डालिए सॉलिड के अंदर, लिक्विड इन सॉलिड, तो क्या एग्जांपल हो जाएगा बेटा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट अगर नॉर्मल है एनहाइड्रस फॉर्म में है तो वो सॉलिड वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, उसके ऊपर से ला करके 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डाल दिए, तो ये एग्जांपल हो गया किसका बेटा, सॉलिड लिक्विड पड़ा है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल जो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, सोडियम अमालगम या फिर मेटल अमालगम। व्हाट आर मेटल अमालगम, मेटल अमालगम क्या होते हैं बेटा, मेटल अमालगम क्या होते हैं, मेटल अमालगम मतलब इट इज एन एलॉय ऑफ मेटल विद मरकरी, एलॉय ऑफ मेटल विद मरकरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे बताइए सॉल्यूट का काम कौन करेगा और सॉल्वेंट का काम कौन करेगा। सर आपने लिखा लिक्विड पड़ा है सॉलिड के अंदर, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर मरकरी हमारा लिक्विड फेज में पाया जाता है बेटा, और मेटल यहाँ पर सोडियम लिया हमने, कोई सा भी मेटल हो वो सॉलिड फेज में पाया जाता है, ठीक है। तो लिक्विड पड़ा है सॉलिड के अंदर, मतलब मरकरी पड़ा है सॉलिड सोडियम के अंदर, तो यहाँ पर मरकरी हमारा सॉल्यूट का काम करेगा भाई, मरकरी किसका काम करेगा, सॉल्यूट का, और सोडियम किसका काम करने वाला है, सोडियम काम करने वाला है सॉल्वेंट का। क्लियर है मेरी बात अच्छे से। अक्सर हम लोग यहाँ पर अपना आंसर गलत दे करके आ जाते हैं कि मरकरी सॉल्वेंट है। क्यों गलती कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है मरकरी लिक्विड है और हम सोचते हैं लिक्विड वाला कंपोनेंट हमेशा सॉल्वेंट होगा। नहीं बेटा, यहाँ पर मरकरी सॉल्यूट का काम करता है और मेटल सॉल्वेंट का काम करता है। क्लियर है मेरी बात अच्छे से। अगला गैस इन सॉलिड, गैस पड़ी है सॉलिड के अंदर, क्लास 11 याद करो, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम पैलेडियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आपका गैसियस सॉल्यूशन, नेक्स्ट आता है गैसियस सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पर भी 3 तरीके का आ जाएगा आपका, ठीक है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन देखते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस है। तो देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट क्या कह रहा है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड एंड सॉलिड। सॉल्यूट तो हमारा क्या होना चाहिए बेटा, लिक्विड होना चाहिए। सॉल्वेंट हमारा क्या होना चाहिए बेटा, सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूट लिक्विड और सॉल्वेंट सॉलिड। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर तो सॉल्यूट है, ठीक है, और शुगर सॉलिड है, तो सॉल्यूट तो हमें लिक्विड चाहिए बेटा। सॉल्यूट क्या चाहिए हमें, लिक्विड चाहिए। तो यहाँ पर जो जवाब होगा जो अभी अभी आप लोगों को बताया, दैट विल बी मेटल अमालगम। मेटल के नाम पर कौन दिया है, जिंक अमालगम दिया है, दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। ब्रास तो बेटा एलॉय है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सॉल्यूशन ऑफ नेफ्थलीन इन बेंजीन, नेफ्थलीन बॉल्स सॉलिड होती है, बेंजीन लिक्विड होता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो हमारे से लिक्विड इन सॉलिड का पूछ रहा है,
therefore our correct answer will be zinc amalgam. What is the physical state of solute and solvent for a solution of camphor in N2? कैम्फर सॉलिड होता है बेटा, कैम्फर क्या होता है, सॉलिड होता है, और कैम्फर बेटा सबलाइन करने की टेंडेंसी रखता है, मतलब कैम्फर सॉलिड से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। N2 क्या है, गैस। मैंने एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी, उसके अंदर कैम्फर की बॉल्स डाल दी, ठीक है। अब क्या होगा, कैम्फर सॉलिड फेज में पड़ा है, नाइट्रोजन गैस है, अभी तो दोनों होमोजेनियसली मिक्स नहीं कर सकते, कुछ समय बाद जब सारा का सारा कैम्फर सॉलिड फेज से गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तब वो अच्छे से मिक्स होकर के होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा, और तब हमारा सॉल्यूशन बनेगा सॉलिड इन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ कैम्फर इन N2? सॉल्यूट सॉलिड है भाई, सॉल्वेंट गैस है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? नेक्स्ट देखते हैं, ये सवाल इसी साल नीट एग्जाम में पूछा गया है भाई, ये सवाल इसी साल नीट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिएगा लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है, ह्यूमिडिटी, एलॉय, अमालगम, स्मोक। ह्यूमिडिटी क्या होगा भाई, ह्यूमिडिटी लिक्विड इन गैस, ठीक है, लिक्विड पड़ा है किसके अंदर, गैस के अंदर, ठीक है। एलॉयस किसका एग्जांपल है, सॉलिड इन सॉलिड का। अमालगम किसका एलॉय है, सॉरी अमालगम किसका एग्जांपल है, अमालगम अभी अभी बताया बेटा, क्या बताया, लिक्विड पड़ा है सॉलिड के अंदर, लिक्विड इन सॉलिड, तो नंबर 4 हो जाएगा। स्मोक सॉलिड इन गैस, स्मोक सॉलिड कैसे हो गया भाई, खड़े होकर के सिगरेट पी रहे हो, स्मोक निकलता है, वो सॉलिड पार्टिकल्स ही तो है। धूम्रपान कर रहे हो तो आप अपने एटमॉस्फेयर को, वातावरण को पॉल्यूट कर रहे हो, तो करेक्ट आंसर विल बी ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। करेक्ट आंसर हमारा बेटा सेकंड होगा। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? इधर आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए केवल इतना ही हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब आपसे मिलने वाले हैं एक बहुत अच्छे लेक्चर के साथ, जहाँ पर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे क्या होता है। आज का लेक्चर केवल और केवल इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अगली क्लास से हमारे न्यूमेरिकल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सर 11th का चला दो। कितने मिनट की हुई? 37। अब 11th की नहीं सर।